मेरा नाम विहान है। कूद जा बेटे, जा कूद जा। पिताजी के डर से कांपती हुई आवाज, फिर एक जोरदार धमाका और मेरी आंखों के सामने छाने वाला अंधेरा। आज भी मुझे याद आते ही पसीने में भिगो देता है। वो कुछ पल जिसमें मौत हमारे बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसने मेरे हंसते खेलते बचपन को एक ऐसे अंधे कुएं में धकेल दिया था, इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सड़क पर चारों तरफ फैला हुआ पिताजी का खून, पिताजी की बेदर्दी से कुचली हुई टांग और उनका दर्द से तड़पना, लोगों की भीड़, ये सब कुछ आज भी मेरी आंखों के सामने आता है तो डर की वजह से मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। लेकिन ये सब अचानक एक झटके में नहीं हुआ। उस दोपहर से पहले मेरी जिंदगी बहुत खुशी से भरी हुई थी। मेरा नाम विहान है और मैं अपनी 3 बहनों का इकलौता और लाडला भाई हूँ। मैं अपनी दोनों बहनों से छोटा था और एक बहन से बड़ा था। हमारे पिताजी का एक किराना स्टोर था। मेरे पिताजी का नाम विजय था। उस किराना स्टोर में हर चीज़ मिलती थी और इस दुकान से हमारे घर का खर्चा बहुत अच्छे से चल रहा था। हमारा एक बड़ा परिवार था, लेकिन हमें कभी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं हुई। मैं स्कूल में पढ़ता था और मेरी दोनों बड़ी बहनें कॉलेज जाती थी और मुझसे छोटी बहन स्कूल में पढ़ रही थी। पिताजी सारा दिन दुकान पर मेहनत करते, ग्राहकों से डील करते, मार्केट से सामान लाते ले जाते। लेकिन जब वो रात को दुकान से घर आते थे, तो उनके चेहरे पर थोड़ी सी भी थकावट या परेशानी नहीं दिखती थी। उनके हाथों में हमारे लिए हमेशा फल, चॉकलेट्स, मिठाई या फिर कोई ना कोई हमारी पसंद की चीज होती थी। घर का दरवाजा खुलते ही मेरी छोटी बहन पिताजी के पास जाती, उनका हाथ पकड़ लेती, उनके हाथ से चीज ले लेती। घर में बहुत रौनक थी। हम सब की जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। पिताजी हमारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करते थे और हमें कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते थे। बड़ी बहनें अगर कभी आकर कहती कि पिताजी, मुझे कल कॉलेज में फंक्शन के लिए एक नया सूट चाहिए, हमारी सब दोस्तें नए कपड़े पहनकर आएंगी, तो पिताजी एक पल की भी देर नहीं करते थे और पैसे निकालकर उनके हाथ में रख दिया करते थे। छोटी बहन महंगे खिलौनों की जिद करती या मेरी कभी कोई फरमाइश होती तो वो एकदम पूरी हो जाती थी। हमारे घर में कभी भी पैसों का रोना नहीं रोया गया था। हमारी माँ एक बहुत ही समझदार और सुलझी हुई औरत थी। उनका नाम सविता था। वो हमेशा पिताजी को इतने लाड प्यार के ऊपर रोकती टोकती थी। किचन में काम करते हुए और रात को सोते वक्त पिताजी से कहती कि सुनिए जी, मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। आप इस तरह बच्चों पर, खास तौर पर लड़कियों पर खर्च करके इन्हें अपने सर पर मत चढ़ाएं। जिंदगी का और हालात का कोई भरोसा नहीं होता। हर वक्त इंसान के पास पैसा नहीं होता। मुश्किल वक्त आते देर नहीं लगती और अगर कभी बुरा वक्त आ गया तो उनकी ये जिदें पूरी नहीं होंगी। तब आप क्या करेंगे? इन्हें थोड़ा सब्र करना भी सिखाएं ताकि कल को कुछ होता है तो ये बर्दाश्त कर सके। माँ की बात में बहुत वजन होता था। उनकी बातों में उनका तजुर्बा छलकता था। लेकिन पिताजी हमेशा हंसते हुए बात को टाल देते थे। वो माँ से हंसते हुए कहते, अरे तुम क्यों बेवजह इतनी परेशान हो रही हो? ऊपर वाले से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखा करो। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक मैं अपने बच्चों को कभी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मेरी बेटियां राजकुमारी की तरह पलेंगी। माँ बेबसी से अपना सर हिला देती और कहती कि जैसा आप कह रहे हैं ऐसा ही हो। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि इनकी जिद पूरी मत करो। लेकिन बुरा वक्त कभी दरवाज़ा खटखटाकर या बताकर नहीं आता। थोड़े पैसे अपने बुरे वक्त के लिए भी रखिए। आज आप कमा रहे हैं तो आपके सब रिश्तेदार आपके साथ हैं और अगर कभी कल को कुछ बुरा होता है तो आपका सगा भाई, जिसको आप अपना मानते हो, वो भी आपके काम नहीं आएगा। दुनिया बस पैसों की भूखी है। पिताजी मुस्कुराते हुए जवाब देते कि मुझे ऊपर वाले पर पूरा विश्वास है। वो कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा और ना ही मेरे ऊपर कभी कोई बुरा वक्त आने देगा। तुम बस अपने बच्चों की खुशियों में खुश रहना सीखो और अच्छा अच्छा सोचो। खुश रहो, मुस्कुराती रहो। ये बात हमारे घर में हर दूसरे तीसरे दिन जरूर होती थी। हम सब भाई बहन पिताजी की साइड लेते और माँ को अकेला छोड़ देते थे। लेकिन हमें क्या पता था कि माँ का वो डर एक दिन सच हो जाएगा और वो बुरा वक्त जिसके बारे में माँ हमेशा कहती थी, वो बहुत जल्द ही हमारे सामने आने वाला है। और जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर तुम्हारे दिल में कोई डर हो तो एक ना एक दिन सच हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिताजी का वो किराना स्टोर की दुकान जो हमारे घर से थोड़ी दूर थी, इसलिए पिताजी बाइक पर ही आते जाते थे। दुकान का छोटा मोटा सामान लाने के लिए भी पिताजी बाइक पर ही आते जाते थे। वो मनहूस दिन
इतवार की छुट्टी होने की वजह से हम दोनों बाप बेटे दुकान पर बैठे हुए ग्राहकों को सौदा दे रहे थे। आपस में बातें कर रहे थे। पिताजी मुझे दुकान का हिसाब किताब करना सिखा रहे थे। मैं पिताजी से कह रहा था कि पिताजी, मैं जल्द ही बड़ा हो जाऊंगा, फिर ये दुकान मैं खुद संभाल लूंगा और आप घर पर आराम किया करना। वो हंसकर मेरी पीठ थपथपा रहे थे कि अचानक पिताजी के फोन की घंटी बजी। पिताजी ने फोन अपने कान से लगाया तो मेरी बड़ी बहन ने रोते हुए और घबराई हुई आवाज में कहा, पिताजी जल्दी से घर आ जाइए, माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो बेहोश हो गई हैं, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और उनके सर में बहुत दर्द हो रहा है, उन्हें फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाना है, जल्दी आइए। पिताजी बहन की बात सुनते ही घबरा गए। पिताजी के हाथ से ग्राहकों को दिया जाने वाला सौदा नीचे गिर गया। पिताजी माँ से बहुत प्यार करते थे। वो उनकी थोड़ी सी भी तबीयत खराब होने पर परेशान हो जाते थे। पिताजी ने जल्दी जल्दी ग्राहकों को सौदा दिया और फिर दुकान बंद की, दुकान में ताला लगाया, बाइक स्टार्ट की और मुझे पीछे बैठाया और फिर घर की तरफ चल दिए। पिताजी रास्ते में बार बार एक ही बात कह रहे थे कि ऊपर वाले, मेरी पत्नी ठीक हो, बस उसे कुछ नहीं हो, है ऊपर वाले, मेरे बच्चों की माँ को कुछ न हो, मेरी बच्चियां अब घर पर अकेली परेशान हो रही हैं। पिताजी ने बाइक की रफ्तार बहुत तेज कर दी क्योंकि उन्हें माँ की फिक्र अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते थे और माँ को अस्पताल लेकर जाना चाहते थे। फिर वो चौराहा आया, वो मनहूस चौराहा जो हमारी जिंदगी की सारी खुशियों और सुकून को खा गया। पिताजी ने जैसे बाइक मोड़ी, तभी सामने से एक बहुत तेजी से आता हुआ ट्रक। पिताजी इतनी देर में कुछ समझ पाए, बाइक को मोड़ पाते या ब्रेक लगा पाते। उन्होंने मुझे धक्का देते हुए चीख मारी, विहान कूद जा बेटे, अपनी जान बचा ले, कूद जा बेटे। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। उस ट्रक ने हमारी बाइक को एक जोरदार टक्कर मारी थी। मैं टक्कर मारने की वजह से हवा में उछलकर दूर मिट्टी में जाकर गिरा, जिसकी वजह से मुझे तो बस छोटी मोटी खरोंचें लगी, लेकिन मेरे पिताजी की टांग उस भारी ट्रक के टायर के नीचे कुचली जा चुकी थी। हड्डियां टूटने की वो आवाज़ मुझे आज भी सुनाई देती है। वो सब कुछ इतना डरावना और खतरनाक था कि मैं आज भी याद करूं तो मेरी रूह कांप जाती है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। सड़क पर चारों तरफ खून बिखरा हुआ था और पिताजी दर्द से तड़प रहे थे और फिर बेहोश हो गए थे। उस वक्त मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मेरा दिमाग सुन पड़ चुका था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं जमीन पर पड़ा हुआ दहाड़े मार मार कर रो रहा था। मैंने अपने फटे हुए कपड़ों के साथ उठने की कोशिश की और बार बार पिताजी को आवाज दे रहा था, पिताजी उठ जाइए, पिताजी उठिए ना, माँ के पास जाना है, पिताजी आंखें खोलिए। हमारे आसपास लोगों की एक बहुत ज्यादा भीड़ खड़ी हो गई थी। कुछ लोगों ने फौरन एम्बुलेंस को बुलवाया और पिताजी को बहुत ही आराम से सहारा देते हुए उठाया और खून को रोकने की बहुत कोशिश की और हम खून में लथपथ सायरन बजाते हुए एम्बुलेंस में अस्पताल की तरफ जा रहे थे। एम्बुलेंस में बैठा हुआ एक आदमी मुझे बराबर कह रहा था कि बेटा हिम्मत रखो, इनका बहुत खून बह गया है, जल्दी अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जबकि घर पर माँ की तबीयत भी खराब थी और बहनें अकेली रो रही थी, वो डर, खौफ और वो बेचैनी जो मैंने किताबों में अक्सर पढ़ी थी और जो माँ कहती थी, अब वो पूरी तरह मेरी जिंदगी का कड़वा सच बनकर मेरे सामने आ चुका था। और मेरा दिल मुझसे चीख चीख कर कह रहा था कि हमारा वो हंसता खेलता परिवार, हमारी खुशियां, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब हमारे घर में सब कुछ पहले जैसा कभी भी नहीं हो सकेगा। हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना होगा। और फिर हम अस्पताल पहुंचे। वहां पर दवाइयों की स्मेल मेरे दिमाग को सुन कर रही थी। मैंने कांपते हुए हाथों से अपनी जेब से खून में लथपथ पिताजी का फोन निकाला और घर का नंबर डायल किया। मेरी बड़ी बहन ने रोते हुए फोन उठाया तो मेरा दिल धक से रह गया। विहान, तुम और पिताजी कहाँ हो? माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, वो बेहोश हो गई थी। हम मोहल्ले वालों की मदद से उन्हें सरकारी अस्पताल ले गए, वो इमरजेंसी में है, तुम लोग जल्दी आओ। बहन की बात सुनकर मैं और ज्यादा डर गया। एक तरफ माँ की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो अस्पताल में थी और दूसरी तरफ पिताजी मेरे सामने खून में लथपथ पड़े थे। उनकी टांग से बहता हुआ खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ आंसू बह रहे थे और मैंने जबरदस्ती खुद पर काबू करते हुए बहन से झूठ बोला, दीदी आप माँ का ख्याल रखिए, पिताजी और मैं दुकान में एक बहुत ज़रूरी काम में फंस गए हैं, हम बस कुछ देर में आते हैं, आप परेशान मत होइए। मैंने उन्हें पिताजी की इस हालत के बारे में इस टाइम बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि माँ की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और अगर उन्हें पता चला कि उनका सुहाग इस हालत में है
तो शायद वो ये सदमा बर्दाश्त न कर पाती। मैंने इतना कहकर फ़ोन काट दिया और तभी सामने से डॉक्टर आए। उनके चेहरे पर डर और परेशानी साफ दिख रही थी। उन्होंने मुझे देखकर पूछा, इस मरीज के साथ कौन है? कोई बड़ा नहीं है तुम्हारे साथ? मैंने आगे बढ़कर कहा कि डॉक्टर, मैं इनका बेटा हूँ, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कुछ ऐसा कहा कि जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। देखो बेटा, उनकी हालत इस टाइम पर बहुत खराब है। उनकी टांग ट्रक के नीचे आकर पूरी तरह से कुचल चुकी है, हड्डियां टूट गई हैं और नसें फट गई हैं, खून भी बहुत बह गया और ऑपरेशन करना होगा। अगर हमने उनकी टांग नहीं काटी तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा और उनकी जान बचाना बहुत मुश्किल होगा। फौरन ऑपरेशन करना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें काउंटर पर 2 लाख रुपए जमा करने होंगे। जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। डॉक्टर के ये शब्द मेरे दिमाग पर किसी हथौड़े की तरह लग रहे थे। मेरी अभी उम्र ही क्या थी, मुझे अस्पताल और ऑपरेशन के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे पिताजी, जो मुझे अभी कुछ देर पहले दुकान का हिसाब किताब करना सिखा रहे थे, अब उनकी टांग काटने की बारी आ गई थी। मैंने रोते हुए अपने चाचा जी को फ़ोन किया, चाचा जी, जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। पिताजी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी टांग काटनी होगी। चाचा, आप जल्दी आ जाइए। थोड़ी देर बाद ही चाचा जी अस्पताल आए। पिताजी की हालत देखकर वो भी रोने लगे। लेकिन फिर से डॉक्टर ने जब पैसों की बात की तो चाचा जी के चेहरे पर बेबसी छा गई। विहान बेटा, तुम्हें तो पता है मैं एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूरी करता हूँ। कितना कमाता हूँ उतना ही मेरी पत्नी और बच्चों के खाने पीने में लग जाता है। मेरे पास तो हॉस्पिटल की पर्ची तक के पैसे नहीं है। इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा? मैंने उनसे रोते हुए कहा कि चाचा जी, पिताजी की दुकान के गल्ले में पैसे होंगे, वहां से ले लेते हैं। लेकिन सच तो ये था कि पिताजी जितने भी पैसे कमाते थे वो हमारी फरमाइशें पूरी करने और घर के खर्चों में लगा देते थे। दुकान में इतनी बड़ी रकम नहीं थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था और पिताजी की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। इस मुश्किल वक्त में चाचा ने बहुत बड़ा फैसला किया। तुम्हारे पिताजी की जान से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। अगर हम ये दुकान बेच देते हैं तो तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन हो जाएगा। चाचा ने इस वक्त बाजार के एक और दुकानदार से दुकान को बहुत कम पैसों में बेच दिया। वो दुकान जो हमारी रोजी रोटी थी, वो दुकान जिससे हमारी जिंदगी बहुत सुकून से चल रही थी, कुछ घंटों में हमारे हाथ से निकल गई। चाचा ने पैसे लाकर काउंटर पर जमा कर दिए और पिताजी का ऑपरेशन शुरू हो गया। कुछ घंटों के बाद पिताजी को होश आया तो उन्होंने अपनी कटी हुई टांग देखकर इतनी दर्दनाक चीख मारी, वो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। लेकिन हमारी परेशानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। ऑपरेशन के कुछ दिन बाद ही डॉक्टर ने दोबारा बुलाया और कहने लगे, हमें अफसोस है कि टांग जितनी काटी थी उतनी काफ़ी नहीं थी। इन्फेक्शन और तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हमने घुटनों से ऊपर तक की टांग नहीं काटी तो मरीज की जान को खतरा है। एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सुनकर हम पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा। पिताजी को फिर से वही दर्द बर्दाश्त करना पड़ा। पिताजी का दूसरा ऑपरेशन हुआ और उन्होंने पूरा 1 महीना अस्पताल में गुजारा। उस 1 महीने ने हमारी पूरी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया था। माँ भी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी थी और जब उन्हें पिताजी के बारे में पता चला तो वो जिंदा लाश बन गई थी। दुकान के बिकने से जो पैसे मिले थे पिताजी के इलाज में और अस्पताल की महंगी रिपोर्ट्स और दवाइयों में पानी की तरह बह गए थे। जब हम पिताजी को अस्पताल से घर लेकर आए तब हमारे पास 1 रुपया भी नहीं बचा था। घर के हालात इस कदर खराब हो चुके थे कि एक वक्त के खाने के भी पैसे नहीं थे। बड़ी बहनों ने कॉलेज जाना छोड़ दिया, छोटी बहनों का स्कूल से नाम कट गया। मगर सबसे बड़ी परेशानी की बात ये थी कि डॉक्टरों ने पिताजी को डिस्चार्ज करते वक्त दवाइयों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी थी और बहुत सख्ती से कहा था कि इन्हें दवाई लगातार खिलानी होगी। अगर एक दिन के लिए भी इन्हें दवाई नहीं खिलाई गई तो उनकी हालत खराब हो सकती है और फिर से इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। हमने उनकी वो बात सुन ली और चुपचाप अपने घर आ गए। मगर हमारे पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। पिताजी रात भर दर्द की वजह से सो नहीं पाते थे और बेचैन रहते थे। विहान बेटा, टांग में बहुत दर्द है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी टांग पर हथौड़ा मार रहा है। बेटा, मुझे दवाई तो ला दे। पिताजी की इस हिचकियां मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं जो पिताजी का लाडला बेटा था, आज मैं उनकी हालत देखकर अंदर ही अंदर मर रहा था। घर का चूल्हा भी ठंडा पड़ चुका था। मुझे याद है वो दोपहर जब मेरी छोटी बहन भूख से रो रही थी तो माँ ने उसे तसल्ली देने के लिए एक पानी का ग्लास पिलाकर सुला दिया था।
बड़ी बहन ने अपनी कॉलेज की किताबें चुपचाप अलमारी में उठाकर रख दी थी ताकि पिताजी की उन पर नजर न पड़े और वो खुद को और बेबस ना समझे। हमारे घर की हालत मुझसे सही नहीं जा रही थी। मैंने रोते हुए अपने कमरे में जाकर अपनी स्कूल की किताबों को एक बॉक्स में रखा और आखिरी बार उन्हें छूकर जैसे अपने बचपन का गला घोट दिया हो। ये वक्त रोने का नहीं, पिताजी का सहारा बनने का था। उसी दिन से मैं किसी काम की तलाश में घर से निकल गया और पूरी मार्केट में इधर उधर घूमने के बाद और फिर एक कपड़े की दुकान पर मुझे नौकरी मिल गई। उस दुकान का मालिक एक बहुत ही लालची कंजूस आदमी था। उसने मुझे देखते ही कहा था कि देखो लड़के, मुझे कामचोर और बहानेबाजों से सख्त नफरत है। सुबह 9 बजे काम पर आना होगा और रात को 8 बजे छुट्टी होगी। कपड़ों के थान उठाने हैं और दुकान की सफाई करनी है और ग्राहकों को कपड़े दिखाने हैं। काम करने में थोड़ी सी भी सुस्ती की तो दुकान से बाहर फेंक दूंगा। मैंने हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि मुझे हर हाल में पिताजी के लिए पैसे जमा करने थे। मैंने पूरा महीना उस दुकान पर बहुत मेहनत से काम किया। भारी भारी कपड़ों के थान उठाकर मेरे कंधे सूज गए थे, हाथों में छाले पड़ गए थे। दुकानदार मुझे बात बात पर गाली देता, ए जाहिल लड़के, ये थान उठाकर ठीक से रख, अंधा है क्या? ग्राहकों को देख रहा है, चल उनके लिए पानी लेकर आ। दुकानदार को मैं जब भी जवाब देने का सोचता तो मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी का चेहरा आ जाता था और याद आता कि पिताजी घर पर दर्द से तड़प रहे हैं, मुझे उनके लिए दवाई लेकर जानी है। मैं फिर खामोशी से सर झुकाकर अपना काम करने लग जाता। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। महीना खत्म होने वाला था और घर में पिताजी की दवाइयां बहुत थोड़ी, बल्कि गिनती की कुछ गोलियां ही रह गई थी। और मैं अच्छे से जानता था कि अगर पिताजी को एक दिन भी दवाई नहीं दी गई तो पिताजी का वो गहरा जख्म और बढ़ जाएगा और उनकी वो दर्द भरी चीखें मुझसे नहीं सुनी जाती। इसी मजबूरी की खातिर जब महीने की आखिरी शाम वो दुकानदार दुकान पर बैठा पैसे गिन रहा था, मैं डरते डरते उसके पास गया और धीरे से बोला, मालिक, आज मेरा महीना पूरा हो गया है। अगर आप मुझे मेरी मेहनत के पैसे दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेरे पिताजी की टांग कटी हुई है और उनकी दवाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं और मुझे जाते टाइम मेडिकल शॉप से कुछ दवाइयाँ लेनी होंगी। आप मुझे प्लीज़ पैसे दे दीजिए। उस दुकानदार ने पैसे गिनना बंद किया और हैरत से मेरी तरफ देखा और एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसने पैसे टेबल पर पटकते हुए जोर से कहा, कैसे पैसे? किस बात के पैसे? तुम जैसे गरीब लड़कों को मैंने यहाँ पर तरस खाकर रखा था। गरीब है, 2 वक्त की रोटी खा लेगा। तुमने पूरे महीने दुकान में क्या ही किया? 2 सूट बेचे नहीं कि आ गए भिखारियों की तरह पैसे मांगने। कल जो तुमने चाय का कप तोड़ा था, उससे पहले जो तुमने सूट खराब किया था, उसके पैसे कौन देगा? तुम्हारा बाप। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने रोते हुए कहा, मैंने दिनों रात आपकी दुकान पर दिल लगाकर मेहनत की है, मुझ पर ये जुल्म मत कीजिए। मेरे पिताजी बिस्तर पर पड़े हैं। मुझे सिर्फ मेरी मेहनत के पैसे दे दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन उस जालिम इंसान के दिल में जरा भी रहम नहीं आया। उस दुकान ने मेरा गिरेबान पकड़कर और मुझे जोर से धक्का देते हुए दुकान से बाहर निकाल दिया। चल निकल मेरी दुकान से। आज के बाद अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। तेरे जैसे भिखारियों के लिए मेरी दुकान में कोई जगह नहीं है। आ जाते हैं हर दूसरे दिन हाथ फैलाकर। चल निकल यहाँ से। उसने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं सड़क पर जाकर गिरा। मेरे घुटनों और हाथों से खून निकलने लगा। उस दुकान के और दूसरे नौकर जो वहां पर काम करते थे, वो मुझे हमदर्दी से देखने लगे, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी जो दुकानदार के सामने बोल सके। मैं वहीं पर पड़ा हुआ अपने आंसुओं को जमीन पर गिरता हुआ देख रहा था। मुझे अपने शरीर पर लगी हुई चोटों से ज्यादा इस बात का दर्द था कि जब आज मैं घर वापस जाऊंगा और पिताजी मुझे देखेंगे और उन्होंने मुझसे अपनी दवाइयों के बारे में पूछा, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? मेरी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। मेरा दिल उस दुकानदार के जुल्म पर खून के आंसू रो रहा था। उस जालिम आदमी के मुझे दुकान से धक्के देकर बाहर निकालने के बाद मेरे शरीर में तो दर्द ही हो रहा था, लेकिन उससे ज्यादा मेरी रूह छलनी थी। और दुख की बात ये थी कि उसने मुझे दुकान से बाहर निकालते वक्त मेरा कोट इतनी जोर से पकड़कर खींचा कि वो ऊपर की जेब के पास से फट गया था। मैं सड़क से उठा और अपने पुराने कोट को फटी हुई जगह से पकड़कर धीरे धीरे घर की तरफ चल दिया। पूरे रास्ते जो दुकानदार ने मुझसे कहा था, उसकी वो बातें मेरे कानों में गूंजती रहीं। तुझ जैसे भिखारी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं, निकल यहाँ से। इन तानों ने मुझे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। मैं चलता हुआ घर तो जा रहा था, लेकिन मेरा दिल यही बात सोच सोच कर कांप रहा था, खाली हाथ घर कैसे जाऊंगा? पिताजी जब मुझसे दवाई मांगेंगे
तो उन्हें मैं क्या जवाब दूंगा। मैं यही सोचता हुआ चल रहा था कि मेरी नज़र तभी एक दवाइयों की दुकान पर पड़ी। वहां पर रखी हुई दवाइयां, उन्हें देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं वहां पर खड़ा बेबसी से अपनी खाली जेबों को देखने लगा। मेरा दिल कर रहा था कि मैं दुकान के अंदर जाऊं और दुकान पर बैठे हुए आदमी से कहूं कि मुझे बस मेरे पिताजी के लिए दवाई दे दो, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी दुकान पर सफाई करूंगा। लेकिन मुझे पता था कि इस दुनिया में मुझ जैसे गरीब की आंसू की कोई कीमत नहीं थी। मैंने गहरी सांस ली और अपने आंसू साफ किए और वहां से घर की तरफ चल दिया। मैं घर पर पहुंचा तो मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। मैं दरवाज़ा खोलकर चुपचाप अंदर गया। माँ तो आखिर माँ होती है, उसकी नज़रों से बच्चों का दुख कहाँ छुप सकता है। पिताजी अपने कमरे में लेटे हुए थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और वो घबराकर बोले, विहान, क्या हुआ बेटा? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है और तेरा ये कोट कैसे फट गया? मैं पिताजी को वो सब कुछ बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। फिर माँ मेरे पास आई। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, क्या हुआ? तू क्या अपनी माँ को भी नहीं बताएगा? बता मुझे, क्या बात है? तो मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं माँ। मैं उन्हें कैसे बताता कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है और पिताजी की दवाई के लिए पैसे नहीं मिले। कहीं ये बात सुनकर फिर से माँ की तबीयत खराब न हो जाती। मैं अपने चेहरे पर जबरदस्ती झूठी मुस्कान लाते हुए और बात को टालते हुए बोला कि कुछ नहीं माँ, बस दुकान पर काम आज बहुत ज्यादा था, इसलिए थोड़ा थक गया हूँ। और ये कोट तो रास्ते में आते हुए मैं एक साइकिल से टकराया तो उसमें अटक कर फट गया। आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर वो मेरी माँ थी, मुझे बहुत अच्छे से जानती थी। वो जानती थी कि मैं उनसे झूठ बोल रहा हूँ और कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। और वो खुद भी परेशान होती रही और मुझसे बार बार पूछती रही कि मुझे सच सच बताओ बेटा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे कि आखिर क्या बात है? दुकान वाले ने कुछ कहा है क्या? माँ के बार बार पूछने पर मेरी आंखों में दोबारा आंसू आ गए, लेकिन मैंने खुद पर कंट्रोल किया। और फिर पिताजी मुझे आवाज़ देने लगे, विहान बेटा, क्या बात है? तेरी माँ तुझसे कुछ पूछ रही है और तू जवाब क्यों नहीं दे रहा? मैंने अपने आंसू साफ किए और पिताजी के पास जाकर बोला, कुछ भी नहीं पिताजी, आप तो बस यूं ही परेशान हो रहे हैं। बस थोड़ा थक गया हूँ, इसलिए सर दर्द हो रहा है। मैं अपने कमरे में जाकर आराम कर लेता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। आपको दवाई भी तो देनी है। ये बहाना बनाकर मैं जल्दी से अपने कमरे में चला गया। अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया ताकि अब कोई और मुझसे कोई सवाल न कर सके। कमरे में जाकर मैं सीधा अपने बेड पर लेट गया और फूट फूट कर रोने लगा, अपने हालात पर, अपनी बेबसी पर। कुछ देर के बाद जब मेरे आंसू रुके तो मुझे याद आया कि मेरा ये कोट फट गया था। ठंड बहुत ज़्यादा थी और मेरे पास उस कोट को पहनने के अलावा कोई और गर्म कपड़ा भी नहीं था। और अगर ये भी नहीं सिया तो कल बाहर कैसे जाऊंगा? यही सोचकर मैंने कोट उतारा और माँ की सिलाई मशीन से सुई धागे वाला डिब्बा निकालकर कोट सीने बैठ गया। सुई में धागा डालने से पहले जब मैंने कोट को सीधा किया और उसकी जेब में हाथ डाला तो जेब नीचे से फटी हुई थी और मेरा हाथ पूरा अंदर चला गया और मेरी उंगलियां किसी अजीब सी छोटी सी चीज से टकराईं। उसके अंदर कुछ छोटा सा सिक्के जैसा था। जब मैंने ठीक से छूकर देखा तो मुझे पता चला वो जेब तो फटी हुई थी, वो नीचे से अंदर तक फटी हुई थी और वहां पर वो चीज थी। पहले मुझे लगा कि शायद इसके अंदर ऐसे ही कुछ पड़ा होगा, लेकिन फिर जब मैंने अपनी उंगलियों से उसे छूकर देखा तो मुझे कुछ अजीब सी खुदरी हुई सी गोल सी चीज लगी। और फिर जब मैंने थोड़ा और अंदर हाथ डालकर उसको बाहर निकाला तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई। वो छोटा सा चमकता हुआ पत्थर कोई पत्थर नहीं बल्कि एक हीरा था, जो हल्की सी रोशनी में भी इतनी तेज चमक रहा था। मैंने उसे अपनी हथेली पर रखा और परेशान होते हुए कमरे में टहलने लगा। फिर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आई। फिर मैं खुद से बातें करते हुए कहने लगा कि वाह रे किस्मत, किसी ने अपनी जेब में ये रखा होगा और उसकी जेब फट गई थी और उसने इस कोट को पुराना समझकर बेच दिया होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा कुछ नहीं है। ये कोई हीरा नहीं है। कोई अपनी जेब में हीरा क्यों रखेगा, और रखेगा भी तो उस कोट को इतनी आसानी से तो नहीं बेच देगा। हो सकता है ये ऐसे ही कोई पत्थर हो और किसी बच्चे ने खेलते हुए अपनी जेब में रख लिया हो। और फिर मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उस वक्त मैं वैसे भी बहुत परेशान था। मुझे पिताजी की दवाइयाँ लानी थी और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने सोचा कि इसे बाहर फेंक दूं, लेकिन फिर पता नहीं अचानक मेरे दिल में क्या आया। मैं उस पत्थर को लेकर बाहर गया। बाहर जाकर पिताजी की दवाइयों के पुराने डब्बों में डाल दिया, जो उनके बेड के साइड टेबल पर रखे।
मुझे नहीं पता था कि ये पत्थर, जिसे मैं तो मामूली समझ रहा था, ये कोई मामूली सा पत्थर नहीं था, बल्कि ये मुझे मेरी परेशानी से आज़ाद करने वाला था। आधी रात हो चुकी थी और मेरी आंखों से नींद कहीं दूर गायब थी। बिस्तर पर करवट बदलते बदलते मेरी कमर में दर्द होने लगा था, लेकिन दिमाग में अभी भी वो बात चल रही थी, मुझे अंदर से परेशान कर रही थी। और दिल में एक ही डर था कि मैं पिताजी की दवाई कैसे और कहाँ से लेकर आऊँगा। अगर कल दोपहर तक पिताजी को दवाई नहीं मिली तो क्या होगा? ये सोच-सोच कर मेरी जान जा रही थी। अगर पिताजी को दवाई नहीं मिली तो उनका दर्द और बढ़ जाएगा, और अभी उनकी टाँग पर वो ज़ख्म कहाँ ठीक हुआ था। वो तो बहुत गहरा ज़ख्म था, जिसकी पट्टियाँ देखकर ही मुझे महसूस होता था कि पिताजी बहुत दर्द में हैं। लेकिन शायद पिताजी के उस ज़ख्म से ज़्यादा गहरा ज़ख्म मेरे दिल पर लगा हुआ था, जो मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। मैं बार-बार अपने पिताजी के बारे में सोच रहा था। मेरे पिताजी, जो हम बहन-भाइयों की हर ज़िद को, हर ख्वाहिश को पूरा करते थे, आज हमारे वही पिताजी बेबसी की मूरत बने हुए घर पर बिस्तर पर पड़े हुए थे और वो दर्द से तड़प रहे थे। उनके बच्चे, यानी कि हम बहन-भाई, और ख़ास तौर पर मैं, जिस पर वो इतना मान करते थे, मैं आज उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ये एहसास मुझे किसी मुजरिम की तरह कटघरे में खड़ा कर रहा था कि मैं कितना बेबस और नाकाम बेटा हूँ कि मैं अपने बाप के लिए दवाई भी नहीं ला सकता। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरी बड़ी बहन दबे पैर कमरे में आई और मेरे पास आकर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या बात है विहान, तुम सोए नहीं अभी तक? और तुम इतने परेशान क्यों हो? तुमने ठीक से आज खाना भी नहीं खाया था। बताओ मुझे, क्या बात है? दुकान वाले ने क्या पैसे नहीं दिए? मैंने उन्हें देखा और मेरा दिल कर रहा था कि मैं दीदी के गले लगकर बहुत रोऊं और उन्हें सब सच बता दूं कि हाँ दीदी, उस जालिम दुकानदार ने मुझे धक्के मारकर दुकान से बाहर निकाल दिया और पिताजी की दवाई के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। लेकिन मैंने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बेवजह परेशान हो रही हैं। बस आज दुकान पर काम बहुत ज़्यादा था। मैं सो जाऊंगा, आप भी जाकर सो जाइए। सुबह को आपको पिताजी का नाश्ता भी तो बनाना है। दीदी ने मेरी तरफ गौर से देखा और फिर वो बाहर चली गईं। लेकिन वो रात काटनी मेरे लिए बहुत भारी हो रही थी। बराबर वाले कमरे में से पिताजी के दर्द से तड़पने की आवाज़ आ रही थी। वो बेचारे दर्द को बर्दाश्त करने की बहुत कोशिश कर रहे थे ताकि हम बहन भाइयों की नींद खराब न हो। मैंने तकिए में मुंह छुपाकर अपनी सिसकियां छुपाई और रोते हुए कब सो गया पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। मेरे दिल पर कल रात वाला बोझ अभी भी था। मैं बिस्तर से उठा और सीधा पिताजी के कमरे की तरफ गया था और माँ उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी, क्योंकि दर्द की वजह से उन्हें हल्का सा बुखार भी हो गया था। मैंने जाते ही पिताजी की दवाइयों का वो पुराना सा डिब्बा खोला, क्योंकि पिछले 1 महीने से पिताजी को दवाई देने की जिम्मेदारी मेरी थी। मैं ही उन्हें दिन रात अपने हाथों से पानी के साथ पिताजी को दवाई देता था, और इतने दिनों तक पिताजी के साथ अस्पताल में रहने से मुझे उनकी दवाइयों के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया था कि कौन सी दवाई किस टाइम देनी है। यहाँ तक कि पिताजी को जो दर्द का इंजेक्शन लगता था, वो भी मैं ही नसों में लगाता हुआ देखकर सीख गया था कि किस तरह से लगता था, और अब मैं खुद ही पिताजी को इंजेक्शन भी लगा दिया करता था ताकि रोज के कंपाउंडर को देने के पैसे बचाए जा सकें। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने उस डब्बे के ढक्कन को हटाकर खोला। डब्बे में दवाई खत्म हो चुकी थी। उसमें पड़े हुए खाली पत्तों को देखा। फिर मैंने हर एक पत्ते को उलट पलट कर देखा। किसी में भी कोई गोली नहीं थी। सिर्फ एक पत्ते में एक आखिरी गोली थी, जो मुझे अभी पिताजी को सुबह के वक्त देनी थी। उसके बाद के लिए, यानी दोपहर और रात के लिए, कोई दवाई बाकी नहीं थी। वो डब्बा बिल्कुल खाली था। मैंने वो गोली निकालकर हथेली पर रखी और सोचने लगा कि पिताजी जब शाम को मुझसे दवाई मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगा? कि क्या मैं उनसे कह दूंगा कि उनका बेटा नाकाम हो गया? क्या मैं पिताजी को बता दूंगा कि हम बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं और अब हम सबको पिताजी को दर्द में यूं ही तड़पते हुए देखना होगा? ये सोचकर मेरी आंखों से आंसू की एक बूंद टपककर दवाई के डिब्बे पर गिरी, लेकिन डब्बे के साइड में नजर पड़ते ही मेरी आंखें पूरी तरह खुली रह गईं। मेरी वो इतनी सारी परेशानियां एक सेकंड के लिए हवा की तरह गायब हो गईं। मेरे मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, ये क्या है? मैंने घबराकर अपने इधर उधर देखा। माँ पिताजी की तरफ पीठ करके बैठी थी और पिताजी की आंखें दर्द की वजह से बंद थीं। मैंने दोबारा डब्बे के उस कोने में देखा पत्थर। हाँ, वही छोटा सा अजीब पत्थर जो मैंने रात अपने फटे हुए पुराने कोट से निकालकर बहुत ही लापरवाही से इस डब्बे में डाल दिया था। वो उस वक्त उस डब्बे में बल्ब की रोशनी की तरह चमक रहा था, जैसे कोई बहुत ही कीमती हीरा हो,
और उसमें से खुद ही रोशनी आ रही हो। उस पत्थर की वो चमक और रोशनी मेरी आंखों में चुभ रही थी। रात में मैंने जब उसे अपने कोट की जेब से निकाला था, तब भी वो कमरे की उस हल्की सी रोशनी में मुझे एक बहुत ही आम सा पत्थर लगा था। लेकिन अब सुबह की रोशनी में पड़ा हुआ ऐसे चमक रहा था जैसे वो मुझे चीख चीख कर बुला रहा हो, अपनी अहमियत का एहसास दिला रहा हो। मेरी सांसें रुकने लगी, धड़कन बहुत तेज हो गई। मैंने अपने कांपते हुए और पसीने से भीगे हुए हाथों को आगे बढ़ाया और डरते डरते उस चमकते हुए पत्थर को उठाया। उसको छूते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। मैंने उसे डब्बे से बाहर निकालकर अपनी हथेली पर रखा। ये पत्थर अब मेरे हाथ में रखा था और इसमें से लगातार रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। क्योंकि मैंने देखा था कि फिल्मों में ऐसा ही होता है, लेकिन ये कोई कहानी नहीं थी, ना ही कोई फिल्म थी। ये मेरी जिंदगी का सच था और मैं अपने फटे पुराने कपड़ों में वो बेबस और लाचार लड़का था जिसके बाप की कटी हुई टांग की दवाई के लिए पैसे नहीं थे। फिर ये कीमती चमकता हुआ पत्थर उस पुराने कोट में कहाँ से आ गया और ये कोट उस बाजार में कैसे पहुंच गया? मैं उस हीरे को देख रहा था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुशी से चीखूं या डर कर फेंक दूं या पिताजी और माँ को दिखाऊं। एक पल के लिए तो मैं भूल ही गया था कि मुझे पिताजी को दवाई भी देनी है। मेरा पूरा ध्यान इस चमकदार पत्थर में था जो मुझे मेरी बंद किस्मत के दरवाजे की चाबी लगा, जो ऊपर वाले ने मेरे उस फटे पुराने कोट के सहारे से मुझ तक पहुंचाया था। मैंने उस चमकते हुए पत्थर को एकदम अपने कोट की जेब में रखा, क्योंकि पिताजी अब दर्द से और ज्यादा तड़प रहे थे और मैं नहीं चाहता था कि उस वक्त कोई भी उस पत्थर को देखे। मैंने गिलास में पानी भरा और डब्बे में से वो आखिरी गोली निकालकर पिताजी के पास गया और बोला कि पिताजी, ये लीजिए आपकी दवाई, खा लीजिए, इससे आपका दर्द कम हो जाएगा। मैंने पिताजी को सहारा देते हुए उठाया। पिताजी ने मेरे हाथ से वो गोली ली और पानी के साथ निगलते हुए खा ली और बहुत ही हल्के से मुझसे पूछा कि विहान बेटा, तू सुबह से मेरे पास बैठा है, दुकान पर नहीं जा रहा और तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मुझे सच बता, क्या दुकान वाले ने तुझे तेरी मेहनत के पैसे नहीं दिए? अगर ऐसा है तो तू परेशान मत हो और इस तरह अपना दिल छोटा मत कर। मुझे तेरी ये परेशानी बर्दाश्त नहीं होती। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए झूठ बोला कि अरे नहीं पिताजी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। दुकान वाले ने तो मुझे कई दिन की छुट्टी दी है ताकि मैं आपकी देखभाल कर सकूं और उसने कहा है कि वो जल्दी पैसे दे देगा। आप बस आराम कीजिए, मैं अभी बाजार से आपकी दवाइयाँ लेकर आता हूँ। पिताजी ने एक गहरी सांस ली और मुझसे कहा कि बेटा, जिंदगी में कितना भी बुरा वक्त आ जाए, हालात कितने ही खराब क्यों ना हो जाए, तुम घबराना नहीं और हमेशा ईमानदार रहना और सच बोलना। एक ईमानदार इंसान के साथ कभी कुछ गलत नहीं होता। मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। मैंने हाँ में सर हिलाया और मैं वहां से उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर आ गया और सीधा आकर इस शहर की सबसे बड़े सुनार की दुकान पर जाने लगा। और दिल में एक उम्मीद और एक डर भी था। एक तरफ पिताजी का इलाज करवाना था और दूसरी तरफ से डर कि कहीं एक मामूली पत्थर ही न निकले। बार बार खुद से सवाल कर रहा था कि उस पुराने कोट में कोई हीरा कैसे हो सकता है। अगर सुनार ने मुझे पागल समझकर और धक्के मारकर निकाल दिया तो मैं क्या करूंगा? लेकिन फिर पिताजी का दर्द से तड़पना याद आ जाता। जो भी हो, एक बार कोशिश करने में क्या ही जाता है। मैं खुद को तसल्लियां दे रहा था। अगर ये पत्थर ही निकला तो कम से कम मुझे इस बात की तसल्ली तो रहेगी कि मैंने कोशिश की। यही सब सोचता हुआ मैं दुकान के अंदर गया और सीधा काउंटर के पास जाकर सुनार से बोला कि सुनिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है और ये बहुत ही कीमती चीज़ है। मुझे ये पत्थर बेचना है। आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है? इसकी मुझे क्या कीमत मिल सकती है? उस सुनार ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और बोला कि तुम्हारे पास ऐसा क्या कीमती हो सकता है? जो भी है जल्दी दिखाओ, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। मैंने जेब से वो पत्थर निकालकर काउंटर पर रख दिया। उस सुनार ने चश्मा लगाया और हीरे को उठाकर बहुत ध्यान से देखने लगा और फिर थोड़ी देर देखने के बाद बोला कि लड़के, ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये एक बहुत ही कीमती और नायाब हीरा है। लेकिन तुम जैसे गरीब लड़के के पास ये कैसे आया? मुझे सच सच बताओ, कहीं तुमने इसे चोरी तो नहीं किया? और अगर ऐसा है तो मैं इसे नहीं खरीदूंगा, बल्कि पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया कि मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने चोरी नहीं की। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। ये मुझे मेरे कोट से मिला है, जो मुझे मेरी माँ ने बाजार से पुराने कपड़ों में से लाकर दिया था। ये मुझे उसी में से मिला है। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, उनकी एक टांग कट चुकी है और उनके शरीर में जहर फैल रहा है। मेरे पास उनकी दवाई और इलाज के लिए एक रुपया भी नहीं है। हमारे घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इस हीरे को अपने पास रख लीजिए
और मेरे साथ मेरे घर चलकर देख लीजिए कि हमारे क्या हालात हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ अपने पिताजी की जान बचानी है। सुनार ने कुछ देर सोचा और बोला, देखो बेटा, ये पुराने कपड़े का माल तो बाहर दूसरे शहरों से आता है। इसका मतलब है कि ये कोट जिसका भी होगा वो बाहर जाता है और उसने ही इस हीरे को कोट में छुपाया होगा, और पता नहीं कब की ये बात होगी। अब इतने दिनों के बाद इस हीरे के असली मालिक को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हें इसके इतने पैसे दूंगा कि तुम अपने पिताजी का इलाज ठीक से करवा सकते हो। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? मैंने फौरन हाँ में सर हिलाया और कहा कि हाँ, मुझे मंजूर है। मुझे बस इतने पैसे दे दीजिए कि अपने पिताजी का इलाज ठीक से करवा सकूं। उस सुनार ने मुझसे कहा कि देखो बेटा, इस हीरे की कीमत 1 करोड़ रुपए है और मैं तुम्हें इसके 60 लाख रुपए दे सकता हूँ, क्योंकि इस हीरे का कोई बिल वगैरह नहीं है और ना ही मैं तुम्हें इसके ज्यादा पैसे दे सकता हूँ। शायद वो सुनार अपने दिल में ये सोच रहा था कि मैं ये हीरा इससे खरीद रहा हूँ तो उसमें मेरा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। उसने उस हीरे का 40% अपने पास रखा और 60% मुझे दे दिया। लेकिन मेरे लिए इस टाइम पर ये पैसे भी एक बहुत बड़ी रकम थी। मैंने पैसे लिए और मैं सीधा मेडिकल की दुकान की तरफ भागा और पिताजी की सारी महंगी दवाइयाँ खरीदी और महीने भर का राशन लिया और सीधा घर वापस आ गया। दरवाज़ा खोलते ही मैंने आवाज़ लगाई, माँ, दीदी, जल्दी बाहर आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। माँ मुझे इतने सारे सामान और पैसों के साथ देखकर घबरा गई और बोली कि विहान, ये सब क्या है? ये दवाइयाँ, राशन, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं तूने कोई गलत काम तो नहीं किया? मुझे सच बता, वरना मैं तेरा लाया हुआ ये सब सामान फेंक दूंगी। लेकिन हराम का एक पैसा नहीं खाएंगे। मैंने माँ का हाथ पकड़कर कहा कि माँ, आप मेरे पर शक ना करें। आपका बेटा कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। कल जब मुझे उस दुकानदार ने दुकान से निकाला था तो मेरा वो कोट फट गया था जो तुमने मुझे उस मार्केट से मिलने वाले पुराने कपड़ों के माल से लाकर दिया था। रात को जब मैं उसे सी रहा था तो उसकी जेब में मैंने अंदर हाथ डाला तो उसके अंदर मुझे एक पत्थर मिला। मैं आज उस पत्थर को सुनार के पास लेकर गया तो उसने मुझे बताया कि वो कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि एक बहुत ही कीमती हीरा है। उसने वो हीरा खरीद लिया और मुझे ये पैसे दिए। ऊपर वाले की तरफ से हमारे लिए मदद है। पिताजी जो अंदर लेटे हुए सब सुन रहे थे, वो ऊंची आवाज में बोले, विहान, ये तूने क्या किया? हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमने कभी किसी का हक नहीं मारा। वो हीरा तेरा नहीं था। तुझे उस हीरे को उसके असली मालिक तक पहुंचाना चाहिए था। तूने उस हीरे को बेचकर ठीक नहीं किया। जिस आदमी ने इस हीरे को उस कोर्ट में रखा होगा वो कितना परेशान होगा। मुझे ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं कि मेरे बच्चे हराम की कमाई खाएं। मैं इन पैसों से अपना इलाज नहीं करवाऊंगा। मैं रोते हुए पिताजी के पास गया और उनसे बोला कि ये कोट तो हमने मार्केट से खरीदा था, जो बाहर से आया हुआ था। उस हीरे का मालिक कौन है, जिंदा भी है या नहीं, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। मैं उसे इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ और कैसे ढूंढता? ऊपर से आपको इस तरह दर्द में तड़पता हुआ देखकर मेरी जान जा रही थी। दुकानदार ने मुझे दुकान से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। किसी ने हमारी मदद नहीं की तो मैं क्या उस हीरे के मालिक को ढूंढने की तलाश में आपको दर्द में तड़पता हुआ छोड़ देता, अपनी माँ को विधवा कर देता? पिताजी, ये कोई चोरी नहीं है। हम इन पैसों से आपका इलाज करवाएंगे और अपनी दुकान को वापस खरीद लेंगे। हमारी दुकान पहले की तरह ठीक से चलने लगेगी तो हम गरीब लोगों की मदद कर दिया करेंगे। फिर माँ ने भी रोते हुए पिताजी को समझाया कि विहान बिल्कुल ठीक कह रहा है। उन पुराने कपड़ों का भला कौन मालिक होता है? ऊपर वाले ने हम पर रहम किया है और आप अब जिद मत करिए और अपना इलाज शुरू करवाइए। बहुत देर बहस करने के बाद और पिताजी को समझाने के बाद वो मान गए थे और उन्होंने मुझसे वादा लिया कि मैं हमेशा गरीबों की मदद करूंगा। मैंने पिताजी से वादा किया और उन्हें यकीन दिलाया कि मैं हमेशा ज़रूरतमंद और गरीब लोगों की मदद करूंगा। और फिर दूसरे ही दिन हमने पिताजी को अस्पताल में एडमिट करवा दिया, जहां पर पिताजी का इलाज वक्त रहते शुरू हुआ और उनकी वो कटी हुई टांग का इन्फेक्शन उनके पूरे शरीर में फैल रहा था, वो अब खत्म हो गया और उन्हें एक नकली टांग लगा दी गई। और उन पैसों से हमने बाजार में अपनी वही पुरानी दुकान वापस खरीद ली और पिताजी अब दोबारा फिर से खुशी खुशी दुकान पर बैठते और मेरी बहनों की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई और मेरी सबसे बड़ी बहन की शादी भी हो गई। दुकान के काउंटर पर बैठकर मैं अक्सर सोचता हूँ कि वो कोट पता नहीं किसका था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने अपनी जिंदगी का एक ही उसूल बना लिया कि मेरे पास जब भी कोई गरीब या ज़रूरतमंद आता है तो मैं उसे कभी खाली हाथ वापस जाने नहीं देता। अगर किसी के पास पैसे कम हो तो मैं उससे पैसे नहीं लेता था और उसे बिना पैसों के ही सौदा दे देता था, क्योंकि मैं जानता हूँ जब खाली हो तो दिल कितना बेबस होता है। मैंने सीख लिया कि हर गरीब और ज़रूरतमंद की मदद करना चाहिए।
इस कहानी का मोरल ये है कि इंसान की असली पहचान उसके दिल की सच्चाई और उसके इरादों से होती है, ना कि उसकी गरीबी या उसकी हालत से। इस कहानी में विहान एक बहुत ही गरीब लड़का था, जिसके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उसके पिताजी घायल थे और उनकी टांग कट चुकी थी। परिवार बहुत बड़ी मुश्किल में था। ऐसे समय में भी विहान ने कभी गलत रास्ता अपनाने के बारे में नहीं सोचा। वो परेशान जरूर था, लेकिन उसके दिल में ईमानदारी और सच्चाई थी। उसने अपने पिताजी से भी यही सीखा था कि जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, इंसान को सच और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यही वजह थी कि जब उसे वो हीरा मिला तो उससे पहले तो डर और संदेह महसूस किया, लेकिन उसने किसी से झूठ बोलकर या चोरी करके पैसे कमाने की कोशिश नहीं की। वो सीधे सुनार के पास गया और उसने सच सच सारी बात बता दी। इससे ये सीख मिलती है कि सच्चाई हमेशा इंसान को मजबूत बनाती है, और जो इंसान सच बोलता है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि जीवन में उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कई बार हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि इंसान को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन अगर इंसान हिम्मत नहीं हारता है और वो कोशिश करता रहता है, तो कभी ना कभी उसे कोई रास्ता जरूर मिल जाता है। विहान के सामने भी बहुत मुश्किल समय था। उसके पिताजी की हालत खराब थी, घर में पैसे नहीं थे और किसी ने उसकी मदद भी नहीं की, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि एक बार कोशिश करनी चाहिए, और उसी कोशिश ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कठिन समय में भी हमें हिम्मत और विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी छोटी सी कोशिश भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इंसान को हमेशा सही और गलत के बारे में सोचकर फैसला लेना चाहिए। जब विहान हीरा लेकर घर आया, तो उसके पिताजी ने उसे डांटा, क्योंकि उन्हें लगा कि वो हीरा किसी और का हो सकता है और उसे बेचना गलत है। इससे ये पता चलता है कि उनके पिताजी एक बहुत ईमानदार इंसान थे और उन्होंने अपने बच्चों को वही संस्कार दिए थे। भले ही वो बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी का हक मारने की बात नहीं सोची। इससे हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे और अच्छे संस्कार पैसे से भी ज्यादा कीमती होते हैं, क्योंकि वही इंसान को सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं। विहान को वो हीरा किसी चोरी या धोखे से नहीं मिला था, बल्कि वो पुराने कपड़ों में छुपा हुआ था, जो उसकी माँ बाजार से लाई थी। ये एक तरह से ऊपर वाले की तरफ से आई हुई मदद थी, जिसने गरीब परिवार की जिंदगी बदल दी। इससे ये सीख मिलती है कि अगर इंसान का दिल साफ हो और वो मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीता है, तो ऊपर वाला किसी न किसी रूप में उसकी मदद जरूर करता है। जब इंसान खुद गरीबी और कठिनाइयों का सामना करता है, तो वो दूसरों के दर्द को बेहतर तरीके से समझ पाता है। विहान ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा था, इसीलिए जब उसकी जिंदगी बेहतर हुई, तो उसने ये फैसला किया कि वो भी कभी किसी गरीब या जरूरतमंद को खाली हाथ वापस नहीं भेजेगा। वो जानता था कि जब जेब खाली होती है, तो दिल कितना मजबूर और बेबस हो जाता है। इसलिए उसने दूसरों की मदद करना अपना नियम बना लिया। जब हमारी जिंदगी में अच्छा समय आए, तो हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो मुश्किलों में हैं, बल्कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अगर इंसान मुश्किल समय में भी अपने अच्छे संस्कार और सच्चाई को नहीं छोड़ता, तो वो एक दिन उसकी मेहनत और उसका धैर्य जरूर रंग लाता है। साथ ही ये भी जरूरी है कि जब हमें सफलता या धन मिले, तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि सच्ची खुशी दूसरों के जीवन में खुशियां लाने से ही मिलती है। यही इस कहानी का असली संदेश और सबसे बड़ा मोरल है कि इंसान को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।